फिर आज सुबह उसने हमारी हद से ज्यादा तजलील करके हमें तहखाने में बंद कर दिया। वो हंसने लगा और ढटाई से बोला, सब कुछ इसी तरह हुआ जिस तरह मैंने सोचा था। जब से संदल खान को कचनार की तरफ जाते हुए देखा गया था, कंदूर खान मुझे पल पल की खबरें पहुंचा रहा था। जब संदल खान अचानक लापता हुआ तो उसने खचनार वाले की गर्दन दबोच ली और उसने मुआफी का वादा ले लिया और संदल खान अकेला फरार होते हुए पकड़ा गया। इस पर बड़ा वक्त बर्बाद हुआ। जब उसे मौत सर पर नजर आने लगी तो उसकी जुबान भी चल पड़ी। कंदूर खान ने उसकी और तुम लोगों की मिली भगत के बारे में बताया तो मैंने उस पर अपना भरम रखने के लिए तुम्हें भी कैद में डालने का हुक्म दे दिया। अब मैं कह सकता हूं कि मैंने तुम्हारी खता मुआफ कर दी है, क्योंकि संदल खान ने तुम लोगों को मेरे खिलाफ वर्गलाया था। उसने खामोश होकर अपना गिलास खाली किया और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, यह सिर्फ भरम ही की बात नहीं, मैंने जैगम खान और उसकी बीवी को भी जिंदान में डलवा दिया था ताकि संदल खान का इबरतनाक अंजाम उनके हौसले पस्त कर सके और वो मेरी बात से सरताबी की जुर्रत न कर सके। जैगम खान के लिए बहुत मुश्किल होता कि वो भरे जिरगे के सामने अपने और पाइंदा गुल के गनाओं गठ जोड़ की कहानी सुना सके, मगर अब वो रुके बगैर बोलेगा। मैं चाहता था कि वो दोनों इसी हालत में तुम चारों को भी देख लें ताकि जिरगे में तुम सब एक दूसरे से अजनबी न रहो। तुम्हारे कैद किए जाने के बाद कोई सोच भी नहीं सकेगा कि मेरी और तुम्हारी कोई साज बास है। ये बताओ कि जिंदा में जैगम खान से तुम्हारी क्या बातें हुई, वो क्या सोच रहा है? अभी तक वो कुछ भी नहीं सोच सका और ना ही समझ सका है। मैंने उसकी नई कहानी का जिक्र गोल करके कहा, पर जन्नत गुल की फैलाई हुई कहानी से बाखबर है, लेकिन मैंने उसे यह नहीं बताया कि उसकी बेटी के नाजुक वजूद की हिरारत से आशना होने वाला यरगमाली मैं ही हूं। उसे यह हैरत जरूर है कि हम लोग इसके बारे में कैसे जानते हैं। उसने अपनी रान पर हाथ मारकर वालियाना अंदाज में कहा, सब कुछ इसी तरह हो रहा है। तुम बहुत अक्लमंद इंसान हो। इस वक्त कंदूर खान इस बेगैरत काबली को यह समझा रहा होगा कि सुबह से क्या कहना है। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि जन्नत गुल भी आज इसी छत के नीचे है। इसे कोई बात नहीं की बस कल सुबह से अचानक ही जिरगे के रूबरू पेश किया जाएगा और ड्रामाई खेल शुरू होगा और तुम्हारे इनकार के बाद मेरी मर्जी का फैसला सादर हो जाएगा। जन्नत गुल की मौजूदगी का जिक्र सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें यकबयक तेज हो गई। कौसारों की इस दोगली शहजादी से एक बार कुर्ब आशना होने के बाद आसानी से भुला देना मुमकिन नहीं था। मुझे बेख्तियार वो सनसनीखेज लम्हा याद आ गए जब मैंने अब्दुल रहीम खान से नजर बचाकर जन्नत गुल के साथ खामोश छेड़खानी का आगाज किया था और इस तरह दार हसीना ने भी अपने महबूब से शिकायत करने के बजाय बाला ही बाला जवाबी छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया था। जन्नत गुल के इस हौसला अफजा रद्दअमल ने मेरे दिल में गुनाह की पहली चिंगारी सुलगाई थी, जिसने बाद में जज्बों के औलनाक आग का रूप धार कर हम दोनों ही को अपने लहू रंग चोलों का ईंधन बना लिया था। उससे मेरी मुलाकात हो सकती है? मैंने बेताबाना लहजे में सिबगतुल्लाह से पूछा। नहीं, उसने सारी लातू सर लहजे में कहा। मैंने उसे अजनबी नजरों से बचाने के लिए जिंदा में नहीं डाला था। वो बादरानियों की होने वाली बहू है, अब उस पर किसी अजनबी मर्द की नजर भी नहीं पड़ सकती। बस्ती की दो तायाओं की निगरानी में वो एक अलहदा कमरे में बंद है और तुमसे तो उसके मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम वो हो जिसे उसने अपने बदन की खुशबू चुराने की दावत दी थी। वो सब उसकी जबरदस्ती थी। तुम जानते हो कि मैं बद निगाह नहीं हूं। कल जिरगे में भी वो मेरे सामने आएगी, फिर आज मिलने में क्या हर्ज है? मैंने सोचे समझे बगैर इसरार किया। तुम उससे मिलने पर मुसर क्यों हो? सिबगतुल्लाह ने अपनी उकाबी नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जन्नत गुल के जबर के तहत किए हुए गुनाह की कुछ यादें तुम्हारे ज़हन में सांप बनकर कुलबुला रही हूं? तुम उसे एक बार फिर देखना चाहते हो, कोई पैमान इकरार करना चाहते हो, या फिर उसके जहरीले फिक्रों ने मेरे रूंगटे खड़े कर दिए और मैंने इस तरार की हालत में उसकी बात काट दी। मुझ पर ऐसे इल्जामात आयद न करो सरदार। बादरानियों की होने वाली बहू अब मेरे लिए भी बहुत मोहतरम है। जब उसके जहन पर शैतान सवार हुआ था तो मैंने अपने दामन को ज्यादा दाग से बचाने के लिए उसको अपनी तलख कलामी से बहुत जलील किया था। मैं उससे अपनी बदजुबानी की मुआफी मांगनी चाहता था, लेकिन नहीं, अब मैं उतर का रुख पे नहीं करूंगा। खुदा की पनाह, तुम कैसी कैसी बातें सोच रहे हो? वो औरत तुमको मुबारक हो। मैं उसके साय से भी दूर रहूंगा। सिबगतुल्लाह किसी भेड़िए की तरह अपने सफेद दांतों की कितारें चमकाते हुए मुंह खोलकर हंसा फिर बोला, गनीमत है कि तुमने अपनी गलती का एहसास कर। आइंदा कभी किसी ऐसी औरत के बारे में ना सोचना जिस पर किसी दूसरे के नाम की मोहर लग चुकी हो। जैगम खान लाखों में एक बेगैरत था जिसने पाइंदा गुल को मुंह तक गलाजत में लुथेड़ दिया। पादरानी ऐसे नहीं होते। अपनी औरतों के बारे में तजस्सुस करने वाले अजनबियों को वो कब्र से भी खींच लाते हैं और लाश पर काली चीलें छोड़ देते हैं। शायद तुम्हें मालूम ना हो कि गालान की ये पालतू चीलें सिर्फ आंखों और मगज पर परवरिश पा रही है। ऐसे हैवानी अज़ा इन्हें रोज मिलते हैं। कभी कभी इंसानी खोपड़ी सामने आ जाए तो उसकी ईद हो जाती है। लम्हा भर में जन्नत गुल के वजूद की जिंदगी की हरारत से भरपूर रानाइयां मेरे ज़हन से काफूर हो गई।
दिल की धड़कनें एतदाल पर ही नहीं आई, बल्कि काली चीलों के जिक्र पर मजीद सुस्त पड़ गई। मुझे अपने बदन के मसामात से पसीना फूटता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने खुद को तकवीत पहुंचाने के लिए गिलास होंठों से लगा लिया। आज की रात तुम मेहमान खाने में गुजारोगे। चंद सानियों के बोझल सुकूत के बाद उसकी आवाज उभरी। सुबह के नाश्ते पर जिरगे के मुअज्जिजीन मेरे मेहमान होंगे। 9 बजे तुमको पेश किया जाएगा और मेरे साथ ही। मैंने खाली खाली नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कमजोर आवाज में सवाल किया, उन्हें तुमने अभी तक शर्फेबाज़याबी नहीं बख्शा? वो बेचैनी के साथ इस इज्जत अफजाई के मुंतजिर है। अनापरस्त सरदार के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। वो तो एक इंसान था, खुशामद पत्थर तक को मोम में बदल कर रखती थी। वो आहिस्तगी से बोला, इस वक्त मेरा इनसे मिलना करीने मसलहत नहीं। कल जिरगे में तुम सब आओगे। वहां फैसला होने तक हर एक के साथ इज्जत और बराबरी का सलूक किया जाता है, लेकिन कार्रवाई मकामी या फिर पश्तो जुबान में होगी, हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। कंदूर खान तुम्हें हर बात से बाखबर रखेगा। वो मकाराना मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरे दिमाग में सुबह का पूरा नक्शा तैयार है। जिरगे वालों के लिए किसी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग मकामी बोली के अलावा कोई और जुबान नहीं जानते। बस एक बात याद रखना कि तुम जन्नत गुल से बराह रास्त बात करोगे, ना उसकी किसी बात का जवाब दोगे। इस तरह मैं पूरे मुकदमे को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकूंगा। मेरा गिलास खाली होने तक वो तहम्मुल से इधर उधर की बातें करता रहा। जो ही मेरा गिलास खाली हुआ, उसने मुसाफे के लिए अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, अब तुम जाकर आराम करो, मुझे जैगम खान से भी कुछ बातें करनी है। कंदूर खान मेरे फारिग होने का इंतजार कर रहा होगा। मेरे रूह की हालत में पूरे अदब एहतराम से उस मक्कार बादरानी से हाथ मिलाया और वापस चल दिया। दरवाजे से बाहर कंदूर खान अपने दोनों कैदियों समेत कालीन पर बैठा हुआ था। उस लम्हा भर के लिए रौनक से मेरी तरफ देखा। मैं भी उसे नजरअंदाज करता हुआ उस समत में चल दिया जहां मेरे साथी चिंगारियों की निगरानी में बैठे हुए थे। मैंने आधा फासला भी तय नहीं किया था कि मुझे अपने अकब से कंदूर खान की ऊंची आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर पलटा तो मकामी बोली में अपने उन साथियों को जो हमारी निगरानी कर रहे थे कुछ हदायत दे दी। चंद सानियों के लिए रुकने के बाद मैं फिर आगे चल दिया। मेरे वहां पहुंचने से पहले कंदूर खान की बात खत्म हो चुकी थी। मेरे करीब पहुंचने से पहले ही वो सब कालीन से उठ खड़े हुए थे। उनमें गजाला सबसे आगे थी। उसने कई फुट के फासले से मेरी कैफियत भाप कर मानी के लहजे में कहा, तुम्हारे सांसों से शराब की बू आ रही है। मालूम होता है कि अंदर बात बन गई है। मेरे पहुंचते ही चिंगारियों ने हम सबको इशारों से बाहर की तरफ आंकना शुरू कर दिया। मैंने बाहर निकलते हुए कहा, यह बड़ी बात है कि हम आज की रात तहखाने के बजाय मेहमान खाने में बसर करेंगे। जन्नत गुल भी आज इसी हवेली किसी बंद कमरे में है। सारे किरदार जमा हो चुके हैं। सुबह जिरगे का ड्रामा रचाया जाएगा। जन्नत गुल यहाँ मौजूद है। तीनों ने तकरीबन बैक आवाज वही एक सवाल किया, फिर तो हमें तहखाने का रुख करना चाहिए। वीरा अपने तहयुर सवाल के बाद भी बात जारी रखते हुए बोली, जन्नत गुल हवेली में है तो तुम रात भर किसी चौपाए की तरह उसकी बू की तलाश में भटकते रहोगे। पहले उसने तुम पर जबर किया था, अब तुम उस पर जबर करके हिसाब बराबर कर सकते हो। किसी को कानू कान पता नहीं चलेगा। गैर जरूरी बातें मत करो। मैंने घुरा कर कहा, ये लोग जन्नत गुल के बारे में बहुत ही सास है। तुम्हारी बातों की भनक भी किसी चिंगारी के कानों में पड़ गई तो हम सबको काली चीलों की खुराक बना दिया जाएगा। बाज़-औक़ात तुम लोगों की हद से बड़ी हुई बेतकल्फी मेरे लिए अजियत नाक हो जाती है। गजाला ने मजरूह लहजा में मुझसे पहली बार एहतजाज किया, क्या यह मुमकिन नहीं कि हम एक दूसरे के जज्बात का पास करते रहे? गजाला के संजीदा रद्द-ए-अमल पर वीरा बौखला गई और जल्दी से उसके करीब होकर खुशामदाना लहजा में बोली, मुझे मालूम है कि तुमने टहनी पर रखकर मुझे लताड़ा है। मुझे अफसोस है डार्लिंग, तुम देखो ना ये लोग मेरी कैसी दुर्गत बनाते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो लफंगा मुझे किसी बादरानी के बच्चों की माँ बना रहा था, फिर मेरा गंदा जवाब सुनने की बारी आई तो पेशाब करने के बहाने भाग निकला। मैं किससे बदला लूं? इन लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं मानती हूँ कि मैं चिल्लाट में कभी कभार बहक भी जाती हूँ, मगर तुम्हें फराग दिली से मुझे मुआफ कर देना चाहिए ना। हम सब भी तुम्हारा बहुत ज्यादा लिहाज करते हैं और तुम्हें अपने बेरहमाना मजाक का निशाना नहीं बनाते। माजी के हवाले से तुम्हारी ये बात शायद दुरुस्त हो, लेकिन कालान का पानी पीकर शायद हम सब ही संग दिल और अनाप परस्त होते जा रहे हैं। गजाला की आवाज से आजुर्दगी मुझसे थी। सच बताओ कि क्या तुम डैनी को इतना ही घटिया समझती हो कि रात भर उस कमीनी की तलाश में मारा मारा फिरता रहेगा? डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। मेरा मोहब्बत के साथ उसे पुचकारते हुए बोली। इस वक्त मैं डैनी को रुकेतना चाह रही थी। तुम्हारी दिल आजारी का मुहूम सा इरादा भी नहीं था मेरा। आइंदा मैं मोहतात रहूंगी। इस बार मुझे माफ कर दो ना। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि जन्नत गुल के बारे में कोई संगीन मजाक सहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। अब मुझे रगेदने की ख्वाहिश न करना। मैंने वीरा से कहा, तुम देख रही हो कि चांद पर थूका हुआ सीधा अपने मुंह पर आ गिरता है। जन्नत गुल का नाम सुनते ही तुम आपे से बाहर हो गई थी। शट अप। वीरा आंखें निकाल कर घुराई। अब हम जन्नत गुल के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हें उसके बारे में बात करने से नहीं रोकती। गजाला ने खुद को संभाल लिया था। मैं हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती। वह बात करो जो हकीकत से करीब हो। बेबुनियाद इल्जाम तराशियां हमें परागंदा करके रख देंगी। जन्नत गुल को जहन्नुम में डालो और यह बताओ कि अंदर क्या तय हुआ। सुल्तान शाह ने दखल अंदाजी की। मैंने उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया ही था
क्या मेहमान खाने के वस्ती हाल में दाखिल हो गए। हाल वीरान पड़ा हुआ था, कहीं कहीं से इक्का दुक्का खराटों की आवाजें आ रही थी। शायद बाहर से आए हुए बेशतर कबायली मुअज्जिजीन वापस जा चुके थे। जो रह गए थे वो सरशाम ही अपने कमरों में जा सोए थे, क्योंकि इस वक्त सूरज को गरूब हुए काफी देर हो चुकी थी। जंगी जनून धीमा होने के साथ ही वो तेजी से अपने मामूलात की तरफ लौट रहे थे। हमें लाने वाले हमको कमरे तक पहुंचाकर वापस लौटने लगे तो मुझे अचानक याद आया कि हमने तो वो पूरा दिन फाके की हालत में गुजारा था। जब नाश्ते की नौबत नहीं आने पाई थी कि गंदूर खान ने अपने आदमियों के साथ हमारे कमरे पर धावा बोलकर हमें अपनी हिरासत में ले लिया था। फिर कैद खाने में दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। अगर वो लोग चले जाते तो मुझे मेहमान खाने पर मामूर खिदमतगारों को तलाश करना पड़ता जो ना जाने किस कमरे में घुसे हुए थे। हवेली में जन्नत गुल की मौजूदगी की वजह से मेरी उस नकलो हरकत को शक व शुबे की नजर से देखा जा सकता था। अगर मैं गलत फहमी में किसी चिंगारी सरदार की नींद में खलल डालने का मुर्तकिब हो बैठता तो अपनी बददिमागी के बायस कोई हंगामा भी खड़ा कर सकता था। बात सिर्फ हमारी भूख की थी, लेकिन इससे व्यवस्था इम्कानात खासे हौसला शिकन हो सकते थे। मैं लपक कर एक चिंगारी को पकड़ लिया। वो भड़क कर वार करने की पोजीशन में मेरी तरफ पलटा। मैंने फौरन ही अपने पेट और धानी की तरफ इशारा करके उस पर अपना मुद्दा जाहिर किया और तफीमी अंदाज में सर हिलाता हुआ वापस चला गया। इस कमरे में हस्बे मामूल 4 बोतलें मौजूद थी। मेरी तरह वीरा भी तवील भूख और प्यास से परेशान थी। मैं वापस हुआ तो अपनी प्यास बुझाने की कोशिशों का आगाज कर चुकी थी। मैं थके हारे अंदाज में एक बिस्तर पर गिर गया। तुम्हारी कहानी अधूरी रह गई थी। सुल्तान शाह ने उसी बिस्तर पर बैठते हुए मुझे याद दिलाया, मैंने देख लिया है कि तुमने उनसे खाने की फरमाइश की है। खाना आने से पहले यह कहानी पूरी कर ली जाए तो बेहतर होगा। दिन भर के फाके का ख्याल आते ही मुझे नकाहत महसूस होने लगी है। खाने के बाद बात करेंगे, मैंने हंस कर कहा। ये लोग मेहरबान होने पर आते हैं तो हल्क तक शिकम सेर करवा देते हैं, बरहम होते हैं तो भूखा मार देते हैं। आज हमने पहला दिन भूख और प्यास की हालत में गुजारा है। गजाला बोली, वरना चिगा सराय में संदल खान से मुलाकात होने के बाद हम मुसलसल अपने मामूल से ज्यादा खा पी रहे हैं। पुरखोरी की आदत पड़ जाने के बाद यह वक्त या ये दिन भारी गुजरा। वीरा अपना गिलास लेकर वहीं आ गई। हम शुरू से खुराक की किल्लत से 2-4 रहते तो आज का दिन इतना गिरान न गुजरता। भले वक्तों के बाद बुरा वक्त आ जाए तो कयामत से आ जाती है। यही वजह है कि अरबपति अपने दिवाला निकलने की खबर सुनकर नेताज का इंतजार नहीं करते, बल्कि चुपके से खुदकुशी कर लेते। उनके लिए अपने मायार जिंदगी में कमी लाने का तसव्वुर ही उन्हें जहां कुनी में मुब्तला कर देता है। तुम जो कुछ पी रही हो इसमें पानी के साथ गजाइत बल्कि कैलोरीज भी होती हैं। तुम और डैनी तुम इस पर गुजारा कर सकते हो, हम दोनों का क्या बनेगा? हो सकता है कि इस वक्त खाना ना मिल सके। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। वीरा हंस कर बोली, हमारी ख्वाहिशात का फल मिल जरूर रहा है लेकिन बेहद तलख है। इसमें कैलोरीज होती जरूर है, लेकिन जब यह स्याल मैदे में उतरता है तो वहां आग लगा देता है। हर घूंट के साथ इश्तिहा में इजाफा होता चला जाता है। इसीलिए मैं नोश बसियार खोर भी होते हैं। उसकी मायूसी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। मेहमान खाने के 2 खिदमतगार हमारे लिए खाना ले आए। हमें लाने वालों में से कोई भी वापस नहीं आया था। शायद वो खिदमतगारों को हमारे खाने का बंदोबस्त करने की हिदायत देकर चले गए थे और इनकी वापसी की उम्मीद नहीं थी। खाना गर्म नहीं था, बस इसमें हल्की सी हरारत बाकी थी, लेकिन शिंगारियों का मखसूस जायका इस हालत में भी बरकरार था। हम चारों ही बेसब्रेपन के साथ खाने पर टूट पड़े। हम लोग खाना खाने में मसरूफ थे और खिदमतगार कुछ दूर खड़े हमारे फारिग होने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक मेहमान खाने की पुरस्कून फिजा में कहीं से एक तेज रसीली आवाज गूंज उठी। यहाँ कोई है जो मुझे रात की होलनाक तन्हाई से निजात दिला सके? वो सवाल अंग्रेजी में किया गया था। वो आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़क उठा, क्योंकि जन्नत कुल की आवाज में हजारों में भी पहचान सकता था। जन्नत कुल की दावत अंगेज आवाज सुनते ही दोनों खिदमतगारों के चेहरे पर जलजले के आसार नजर आए और उन्होंने तेजी के साथ बाहर की तरफ तोड़ लगा दी। मेरे तीनों साथियों की मानी खेज और इस्तफामिया नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज होकर रखी। मैं उन्हें नजरअंदाज करके खाना खाता रहा। शायद जन्नत गुल इसी मेहमान खाने में बंद है, तुम उसकी आवाज तो पहचानते हो? गजाला ने मुझे खामोश पाकर पूछा। ये उसी की आवाज हो सकती है। गजाला के लहजे में तहय्युर और सनसनी का मिला जुला असर नुमाया था। वही है। मैंने सारी लाकर एतराफ किया, लेकिन हम में से कोई उसकी किसी बात का जवाब नहीं देगा। पूरे कालान में हम चारों के अलावा कोई और अंग्रेजी नहीं समझ सकता। वीरा ने सनसनी खेज लहजे में सरगोशी की। उसने यकीनन हम लोगों को बल्कि शायद तुमको मुखातिब किया है। बच्चों जैसी बातें ना करो, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसे क्या पता कि हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उसके लिए गालान और यहाँ के सारे मामलात अजनबी हैं। वो पश्तो के अलावा सिर्फ अंग्रेजी बोल सकती है, इसलिए उसने अंग्रेजी का सहारा लिया है। उसने अंदाजा लगाया होगा कि इन कबायलियों में अंग्रेजी जानने वालों की तादाद बहुत कम होगी और उनमें से कोई भी उसकी बात का जवाब दे सकता है। वो यहाँ के हालात से बेखबर हो सकती है, मगर तुम तो सब कुछ जानते हो। तुम्हें उसकी बात का जवाब देना चाहिए। इससे तुम्हारा आर्जी ही सही मगर करीबी ताल्लुक रह चुका है। वीरा ने कहा, मेरे ताल्लुक को जहन्नुम में डालो। मैंने झंझला कर कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि सरदार सिबकतुल्लाह ने मुझे जन्नत कुल से बराह रास्त बात करने से सख्ती से मना किया है।
हम में से किसी ने जरा भी जुबान खोली तो यही समझा जाएगा कि हम जन्नत गुल के साथ मिलकर कुछ साजिश कर रहे हैं। डैनी का ख्याल दुरुस्त है। गजाला ने मेरी तायद करते हुए कहा, हमें चुप साथ लेनी चाहिए। मुझे इन बूढ़ी लाशों से घिन आ रही है। इन दोनों औरतों को यहां से ले जाओ, वरना मैं इन्हें जख्मी कर बैठूंगी। फिजा में जन्नत गुल की गुसीली आवाज दोबारा गूंजी। शायद खिदमतगार उसके कमरे में पहुंच चुके थे और वो इनसे अंग्रेजी ही में अपनी बेजारी का इजहार करी थी। जवाब में किसी शिंगारी मर्द ने तेजी से कुछ कहा। मुझे यकीन था कि मकामी बोली में अदा किए गए वो अल्फाज हमारी तरह जन्नत गुल के लिए भी नाकाबिले फहम रहेंगे। वो आवाजें इतनी बुलंद थीं कि कुर्बो जवार में सोए हुए किसी शिंगारी मेहमान की नींद उछट गई और उसकी गुनूदा और बेजार आवाज फिजा में गूंज कर रह गई। गैर इरादी तौर पर हम लोगों के हाथ तेजी के साथ चलने लगे। मेहमान खाने की छत के नीचे जो ड्रामा शुरू हो चुका था उससे पूरी तरह लुत्फ अंदोज होने के लिए हमारे जल्द अज जल्द खाने से फारिग होना जरूरी था। तुम सब हराम साथी हो, जन्नत गुल अंग्रेजी में गर्जी, फिर तेज और गुसीले लहजे में पश्तो बोलने लगी। वीरा ने खाना खत्म करके कुछ सियाल अपने मैदे में उतारा और फैसला कुन अंदाज में उठ खड़ी हुई। मैं तमाशा देखने जा रही हूँ। जन्नत गुल बहुत दिलचस्प और दलेर लड़की मालूम होती है। उसे देखे बगैर मेरा तजस्सुस दूर नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि वो गुस्से में आपे से बाहर होकर खिदमतकारों पर हमला कर बैठे। नहीं, मैंने सख्ती से कहा, कोई उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत नाजुक है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी जरा सी बेएहतियाती हमें दोबारा जमीन दोज कैद खाने में पहुंचा सकती है। सरदार सिबगतुल्लाह जन्नत गुल के मामले में जरूरत से ज्यादा हिसास हो चुका है। मैं इससे बात नहीं करूंगी, बस एक नजर डालकर लौट आऊंगी। वीरा ने इसरार किया। एक ही बात है, खूनखार मकामियों के दरमियान तुम्हारे नर्म और दिलकश खदोखाल देखकर उसके दिल में उम्मीद की एक नई चिंगारी भड़क उठेगी। हो सकता है कि वो तुम तक पहुंचने की कोशिश में रात भर हंगामा आराई करती रहे। मैं तुम्हें ऐसे किसी चक्कर में मुलविस होने की इजाजत नहीं दे सकता। गजाला और सुल्तान शाह बात की पेचीदगी को बखूबी समझ रहे थे। उन्होंने इस बहस में मेरा साथ दिया और वीरा शदीद ख्वाहिश के बावजूद ख्वाबगाह से बाहर जाने में कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी तरफ जन्नत गुल की बरहमी का सिलसिला जारी था। उसने अपनी अंग्रेजी को बेअसर पाकर पश्तो का सहारा लिया हुआ था। सुल्तान शाह ने बताया कि उसकी पश्तो भी अंग्रेजी की तरह राय कहाँ जा रही थी, क्योंकि दूसरे अफ्रीक की जानिब से बोली जाने वाली जुबान उसके लिए नाकाबिले फहम थी। फिर शायद वहां धींगा मुश्ती का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही दो औरतों की तेज तुंद आवाजें आने लगी। वो मकामी बोली बोल रही थी। जन्नत गुल नर्म नाजुक होने के साथ चालाक जरूर थी, मगर इसमें लड़ने भिड़ने की जिस्मानी सलाहियत नहीं थी। चंद लम्हों बाद यके बाद दीगरे उसकी दो चीखें सुनाई थी। उसकी मजलूमियत और बेबसी से हम सब ही हमदर्दी महसूस कर रहे थे, लेकिन उसकी हमायत करके खुद को मुश्किलात में बंसाने के लिए आमादा नहीं थे। मार खाने के बाद जन्नत गुल का जोश व खरोश ठंडा पड़ गया, लेकिन उस दौरान में मेहमान खाने में सोए हुए कई अफराद बेदार हो चुके थे और बाहर से उनकी कुमार आलूद और इस्तिजाबिया आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद एक खिदमतकार आया और खाने के खाली बर्तन उठा कर ले गया। हम चारों सर जोड़कर इस नई सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल करते रहे। मेरा अंदाजा था कि गालान में वो हमारी आखिरी खतरनाक रात थी। अगर हम अपने आसाब पर काबू रखकर वो रात गैर जानबदारी से गुजार लेते और सुबह मुनअक्कद होने वाले जिरगे के जरिए सिबगतुल्लाह अपने तयशुदा मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाता तो हमें गालान के पुरहोल माहौल से फौरी तौर पर निजात मिल सकती थी। हम जज्बात की रोह में बहकर इस इम्कान को धुंधलाने की हमाकत नहीं कर सकते थे। हम इत्मीनान से बातें कर रहे थे। बाहर फैले हुए तजस्सुस और इस्तराब में भी खासी कमी रूनमा हो चुकी थी कि अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और लम्हा भर के बाद ही कंदूर खान अंदर घुस आया। उसने हम लोगों से दूर रुककर इस्तबाह में नजरों से हमारा और कमरे का जायजा लिया। फिर बोला, तुम्हें मालूम है कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई थी? हाँ। वीरा की इकरार पर मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया कि कहीं वो जन्नत गुल का नाम न ले बैठे। मैंने उसे मजीद बोलने का मौका दिए बगैर बात खुद ही संभाल ली। हैरतनाक तौर पर किसी औरत ने अंग्रेजी में मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया था। उसके बाद कुछ गड़बड़ होने लगी थी। क्या इस वक्त कालान में वीरा के अलावा भी कोई और सफेद पाम औरत मौजूद है? उसने बेएतबारी से मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, तुमने बाहर निकलकर असल सूरत हाल से वाकिफ होने की कोशिश नहीं की? जमीन दोस्त तहखाने में पूरा दिन गुजारने के बाद हम में कोई और खतरा मोल लेने की हिम्मत नहीं रही। मुतजस्सिस होने के बावजूद हम इसी कमरे में महदूद रहे। तुम लोगों के मामलात में दखील होते हुए अब खौफ आने लगा है। तुमको शायद इस गड़बड़ की वजह से यहाँ आना पड़ा है। मैंने कहा, उस औरत ने फरंगी जुबान में क्या कहा था? वो मेरी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर अपनी हाँ के जा रहा था। रात की तनाई से निजात पाने के लिए मदद चाह रही थी। फिर कुछ गंदी गालियां देती रही। तुम्हारे आदमियों की मुदाखलत के बाद उसने पश्तो बोलनी शुरू कर दी थी। कौन है वो? मैंने फिर पूछा और तुमने उसकी बात समझ लेने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे हर सवाल को बुरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हमारी तरफ से उसका दिल साफ नहीं हुआ हो। फरंगी जुबान बोलने वाली तुम लोगों में से नहीं हो सकती थी, इसलिए हमारे जवाब की गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने कहा, हम आज की रात जिंदान के सख्त और ठंडे फर्श के बजाय इन ही बिस्तरों पर गुजारना चाहते। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। मुझे खुशी है कि जिंदान में गुजारे हुए चंद घंटों ने तुम्हारी अकलें बहुत तेज करती हैं। तुम्हारी आफियत इसी में है कि उस लड़की के साए से बचते रहो। लड़की? वीरा बुरा सा मुंह बनाकर हैरत का इजहार कर बैठी। आवाज से तो वो औरत मालूम हो रही थी।
एक ही बात है, कंदूर खान चिल्लाकर बोला। औरत और लड़की में क्या फर्क होता है? आखिरी फिक्रा कंदूर खान की चिल्लाहट की पैदावार था, मगर वीरा ने पूरी संजीदगी से उसका जवाब देना शुरू कर दिया। इन इतराफ के मुल्कों में 60 बरस की गैर शादीशुदा औरत को भी लड़की कहा जाता है, जबकि 12-15 साल की उम्र में शादी होने के बाद लड़की औरत कहलाने लगती है। बस बस, कंदूर खान ने उकताए हुए अंदाज में उसकी बात काट दी। तुम बहुत चर्च जुबान हो, इस तरह तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकोगी। मैं तुम्हारी चालाकी को समझ रहा हूं। जैसे ही वो वापसी के लिए पलटा, मैंने उसे रोक लिया। हम इस लड़की या औरत से दूर रहने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन गुसलखाने वगैरह की तरफ जाते हुए पिछली राहदारी में उससे सामना हो गया तो हम क्या करेंगे? अनजान बनकर खामोशी और तेजी से गुजर जाना। उसने मुड़कर कहा, फिर चौंकते हुए बोला, अच्छा हुआ कि तुमने ये बात याद दिला दी। जब उसे बाहर निकाला जाएगा तो तुम्हारा पिछला दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाएगा। ये मैं बंदोबस्त करके जाऊंगा, इसी में तुम्हारी बेहतरी पोशीता है। वो चला गया तो वीरा एक गहरा सांस लेकर जुगाली करने के अंदाज में अपना मुंह चलाने लगी। अब जल्दी से अपनी अधूरी कहानी मुकम्मल कर डालो। सुल्तान शाह ने मुझे टोका, ऐसा न हो कि सुबह जिरगे में पेशी होने तक हमें मामलात के सर पैर ही का कुछ पता नहीं चल सके। जिरगे में तुम तीनों खामोश तमाशाई की हैसियत से शामिल रहोगे। मैंने आने वाले कठिन वक्त का अंदाजा लगाते हुए बोझल आवाज में कहा, इस नाटक का मकसद वही होगा जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। जन्नत गुल को पाइंदा गुल की नाजायज बेटी करार देना और फिर उसे इफ्फत व हया का पाकीज़ा पैकर करार देकर अरसला खान की बीवी बनने पर मजबूर करना। इन्होंने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। इस दौरान में मैं कन नखियों से गजाला का जायजा लेता रहा। वो बिल्कुल खामोश और उदास थी। मैं उसकी काली काली आंखों में उसके अंदरूनी दुख की तहरीर बखूबी पड़ रहा था। देर तक जागते रहने के बाद हम चारों तमाम मछली गुल करके अपने अपने बिस्तरों पर दराज हो गए। गजाला ने नहायत ही बावकार रवैये का मुजाहरा करते हुए मुझे जन्नत गुल के सिलसिले में शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो इस मौजू से बिल्कुल ही अलग थलग रही थी। लेकिन मेरे दिल का चोर मेरे जहन में रह रहकर कचोके लगा रहा था। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वीरा को जन्नत गुल की जबर की कहानी सुनाई थी और वही बात गजाला के कानों तक भी पहुंची थी। लेकिन मैं अपनी दास्तान तराजी से बखूबी वाकिफ था। यह हकीकत थी कि जन्नत गुल ने पाइंदा गुल और अब्दुल रहीम खान से अपनी महरूमी का इंतकाम लेने के लिए हुनैरी लिबास पहनकर मेरी आतिशी शौक को हवा देने का जहद शिकन सवांग रचाया था, और मैं फौरी तौर पर इस सवांग से खौफजदा भी हो गया था। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया था कि छोटा खान अपने वैशी मददगार के साथ मिलकर मुझे मौत के घाट उतारना चाहता था, जबकि पाइंदा गुल मुझे जिंदा सलामत अपना कैदी बनाने का ख्वाहिशमंद था। पाइंदा गुल की हदायत से इनराफ के लिए इन दोनों ने जन्नत गुल को अपना अदाकार बनाकर मेरे पास भेजा था कि मैं उसके हुस्न और दिलरुबा पैकर की रानाइयों से मदहोश होकर उसकी तरफ पेशकदमी करूं और वह जन्नत गुल की इज्जत बचाने के बहाने मुझे हलाक कर सके। लेकिन जन्नत गुल ने मेरा ज़हन पढ़कर मेरा वो खौफ दूर कर दिया। वो पाइंदा गुल से मुतनफ़्फ़र थी क्योंकि वो अपने भांजे को हर कीमत पर उससे शादी करने से रोक रहा था, और वो अपने महबूब अब्दुल रहीम खान से भी बदजन थी क्योंकि वो बुज़दिल था। जन्नत गुल अपने जज्बों की चिता में न जाने कब से धीमे धीमे सुलग रही थी। उसे इंतजार था कि कब उसका महबूब उसे अपनी बाहों में लेकर मोहब्बत की नई मंजिलों से आशना करवाता है। लेकिन वो सादतमंद भांजा अपने मामू की इजाजत के बगैर कुछ भी सोचने पर कादिर नहीं था। जो जो हमारी पेशगी का वक्त करीब आता जा रहा था, हम सब पर असाबी तनाव तारी होता जा रहा था। मेरे साथ वीरा भी बेचैनी से टहल टहल कर सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रही थी। 9 बजे कंदूर खान हमें लेने आ गया। इस वक्त उसके चेहरे से बशाशत और ताजगी के बजाय तशवीश और परेशानी हवीदा थी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें जिरगे में क्या करना है? उसने मेरे करीब आकर आहिस्तगी से पूछा। उसके लहजे की बेअतमादी से जाहिर हो रहा था कि उसे जिरगे में मेरे किरदार के बारे में कुछ मालूम नहीं था।